गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एमसीएल महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के जो कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज उनके लिए मैं लेके आया हूं जो इंक्लाइंड सीम होती है। उस इंक्लाइंड सीम में आप कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे उसका स्टाटा को, रूफ को कंट्रोल करते हैं, जिसको हम लोग स्टाटा कंट्रोल मैनेजमेंट के तहत स्टडी करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। तो ये आपके सामने जो इंक्लाइन सीम दिखाई दे रही है, या आप जब इंक्लाइन चलाते हो मोड ऑफ एंट्री के रूप में, तो इस मोड ऑफ एंट्री में जब आपको रूफ को सपोर्ट करनी रहती है, अगर आप बाय द वे कर रहे हो, एक प्रॉप लगाने का काम कर रहे हो, तो उस प्रॉप को किस तरीके से आप सेट करोगे, इसके लिए वो पॉइंट पर्टिकुलर डिसाइड करनी रही, ताकि वो रूफ रॉक का मैक्सिमम लोड को बियर कर सके और जो उसकी लाइफ है उसके अनुसार वो अपना लोड बियर करता रहे। तो आप जो है, जो रूफ में आप पॉइंट डिसाइड करते हो कि यहां पर मेरे को सपोर्ट करनी है बाय द वे इस पॉइंट पर, तो यहां से आप एक प्लम्ब बॉब लटकाओ या एक पत्थर आप गिराओ। तो जो पत्थर गिराते हो, जिस लाइन से होते हुए ये पहुंचती है, मैं अगर स्टिक उठा लूं और उससे मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो आपको दिखाई देगी कि इस तरीके से आप जो है, ये जो है, जो ड्रॉ किया आपने, एक पत्थर गिराता हुआ जो ड्रॉ किया है, ये क्या कहलाएगी? ये तो आपकी इंक्लाइंड सीम हो गई, इंक्लाइंड रोडवे हो गई। ये वाली क्या हो गई? वर्टिकल लाइन हो गई, वर्टिकल लाइन। अब इस वर्टिकल लाइन पर जो है आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है फ्रेंड्स? जो 90 डिग्री एंगल पर, ये तो आपका जो पत्थर जिस रास्ते से नीचे की ओर गिरा है वो कहलाता है वर्टिकल लाइन। लेकिन परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? ये जो प्लेन आपको दिखाई दे रही है, रूफ दिखाई दे रही है, इस रूफ से 90 डिग्री के एंगल पर आपको लाइन खींचनी है। तो मैं ये लगभग इस लाइन से, जो रूफ वाली प्लेन है, उस लाइन से 90 डिग्री पर एंगल खींच रहा हूं। तो ये जो है, देखिए, मैंने 90 डिग्री का लाइन खींचा है और इस लाइन को मैं क्या कह रहा हूं? परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन। तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। अब इस परपेंडिकुलर लाइन पर आपको जो है, एक ड्रॉ किए हो और ये ड्रॉ किए हो, इन दोनों के बीच में आपको सपोर्ट ड्रॉ करना, सपोर्ट जो प्रॉप लगाना है उसको आपको लगाइएगा। तो इन दोनों के बीच में आपको ये बेस जहां जो दिखाई दे रही है, ये इस बेस पर आप खूंटे को रखोगे और इस बेस से, मैं दूसरा पेन उठा लूं तो ज्यादा जो है आपको क्लियर विजिबिलिटी हो सकती है। यहां पर आप जो लगाओगे तो इस तरीके का आप लगाओगे, जिसके ऊपर जो है आप कहते हो कि एक लीड लगाते हैं रूफ से टाइट करने के लिए, ताकि वो जो लीड है, ये जो है आपने लीड लगाया और ये जो है आपने प्रॉप लगाया। तो इस तरीके से प्रॉप का सेटिंग कहां पे करते हो? प्रॉप का सेटिंग, प्रॉप का सेटिंग आप परपेंडिकुलर एंड वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर बिटवीन prop set between perpendicular and vertical line in inclined roadway।
तो ये प्रॉप आपने सेट किया कहां पर, इस तरीके का जो ये कोल माइंस रेगुलेशन 124 का 9 में आपको इंक्लाइन सीम में सेट करने के लिए बोला गया है। सेटिंग ऑफ प्रॉप, सेटिंग ऑफ सपोर्ट ऑन इंक्लाइन सीम, इंक्लाइन सीम में किस तरीके से सेट करते हैं फ्रेंड्स, आपने ये जाना। अगर आपकी ये वीडियो पसंद आती है तो आप जरूर मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते हुए अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। मैं आपको जो विगत वर्ष के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन का कलेक्शन है जो रखा हूं उसको मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं फ्रेंड्स, और आप उसकी देख करके स्टडी कीजिए। मैं कुछ इंट्रोडक्शन सेटिंग ऑफ सपोर्ट की जो रेगुलेशन है उसके तहत जो दी गई है उनके कुछ और पॉइंट्स क्लियर कर दे रहा हूं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्क्रीन में, मैं इसको अगर स्लाइड शो की तहत बड़ा कर दूं और क्लियर होगी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बताया था कि फ्लैट बेस पीस की साइज जो है 5 सेंटीमीटर से कम थिकनेस की नहीं होगी, विड्थ उसकी 25 सेंटीमीटर से कम थिकनेस की नहीं होगी, लेंथ 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। उसी प्रकार से जो लीड अभी आपने लगाया उसकी जो डायमीटर होगी वो जो थिकनेस होगी वो विड्थ जो होगी वो प्रॉप के डायमीटर से कम नहीं होगा और थिकनेस जो होगी 8 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी, लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। तो उसी प्रकार से जब बार लगाते हो जिसको क्रॉस बार कहते हैं तो उसको प्रॉप पर लगाओगे या कॉग पर लगाओगे या फिर साइड में जो होल बना करके उसमें पेनिट्रेट करते हो उसकी जो डेप्थ होगी होल की 50 सेंटीमीटर से कम साइज की नहीं होगी। अब एक अगर क्रॉस बार लगाए हो तो दूसरे क्रॉस बार के बीच का जो इंटरवल होगा 1.2 मीटर से कम नहीं होगा, 1.2 मीटर से अधिक नहीं रखोगे। और जो आप लेगिंग लगाओगे वो लेगिंग जो एक बार के ऊपर होगी वो आप 1 मीटर से अधिक इंटरवल पर नहीं लगाओगे। उसी तरीके से जो कॉग लगाते हो वो नेचुरल फ्लोर पर लगनी चाहिए, उसके ग्राउंड को आपको सिक्योर करना होगा, फाउंडेशन को, और रूफ से उसको टाइट करना होगा। उसी तरह से टिम्बर जो स्लीपर्स आप जो लगाते हो कॉब के ऊपर वो डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट में या फिर जो आप जहां भी डेवलपमेंट करते हो वहां जॉगल शेप का हो सकता है। जॉगल शेप कहने का मतलब कि 2 साइड से केवल छिला हुआ जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की दिखाई देती है उसमें केवल 2 साइड से छिला हुआ जब रहती है, जिसको मैं दिखाने का अगर प्रयास करूं बोर्ड में, तो जो जॉगल शेप होती है उसको आप ध्यान में रखो जो कि आपके रेगुलेशन में दी हुई है। क्या होती है जॉगल शेप? ये आपका सर्कुलर जो आपका शेप दिखाई देता है किसका, प्रॉप का। ये अगर प्रॉप है आपका, इस प्रॉप के जो ये वाली सर्कुलर पोर्शन होती है जो आप जंगल से फॉरेस्ट से काट करके लेके आए होते हो, तो इस शेप में से केवल ये वाला शेप को जो है अगर आप यहां से हटा देते हो तो ये जो शेप होती है ये कहलाता है जॉगल शेप। इस टाइप से जब शेप रहती है स्लीपर की तो उसको जो है जॉगल, JOGGLE जॉगल शेप कहा जाता है। तो डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट में जॉगल शेप का इस्तेमाल करोगे, लेकिन जब डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो ये जो आपका क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है प्रॉप का, उसमें जो है हम लोग 4 साइड से इसको क्रॉस कर देते हैं। तो 4 साइड से क्रॉस करने का मतलब मैंने ये सा से इस तरीके से कट कर दिया, इस तरीके से कट कर दिया और इस तरीके से कट कर दिया, इस तरीके से कट कर दिया। तो ये जो शेप आपको बनेगी स्क्वायर शेप में बन जाएगी। तो इस तरीके से जो डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट में जो इस्तेमाल होने वाली स्लीपर्स होती है उसको 4 साइड सा के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से का स्लीपर का क्रॉस सेक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहां पर, डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट में। तो आपने देखा कि जॉगल साइड का शेप का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कैसी शेप की होती है, और साथ ही जो है आप जो डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट में जो 4 साइड साफ की जो होती है वो किस टाइप की शेप की होती है। तो मैं यहाँ पर आपको अगर प्रॉपर विजिबिलिटी में दिखाऊं तो जो पिछले क्लास में भी मैंने जिक्र किया था, तो ये 4 साइड सॉन स्लीपर एट गो फेज पर आपको लगानी है। उसी तरीके से डेवलपमेंट जो डिस्ट्रिक्ट में आप लोग जॉगल शेप देखा कि जॉगल शेप क्या होती है जो स्लीपर इस्तेमाल करते हो। और ये जो कॉगिंग मेंबर्स होते हैं यानी कि जो स्लीपर्स होते हैं वो 1.2 मीटर से कम
लंबाई के नहीं होंगे, ये भी ध्यान में रखना है कीवर्ड की नंबर को। कॉर्नर प्रॉप जो इरेक्टेड करते हो, कॉर्नर प्रॉप क्या होती है फ्रेंड्स, आप यहां पर देखोगे अगर जो कॉग सपोर्ट आप लगाते हो, कॉग सपोर्ट जो लगाते हो आप, तो ये अगर आपने लगाया क्या चीज, कॉर्नर प्रॉप यहां पर, तो सबसे पहले आप जो है जो गोफ एज होती है उस जगह पर कॉर्नर प्रॉप लगाओगे। ये जो है बाय द वे आपका, मैं इसको अगर मिटा दूं तो गोफेज सपोर्ट के ऊपर जो आप लगाते हो, गोफेज सपोर्ट के ऊपर जो लगाते हो क्या, कॉग, उसकी मैं बताने जा रहा हूं। कॉग एट गोफ एज, कॉग एट गोफेज, तो ये गोफेज सपोर्ट पर जब आप लगाते हो इसको, तो यहां पर अगर ये गैलरी है, ये गोफेज है, अब ये गोफेज पर आपने सबसे पहले क्या लगाएगा, आप लगाओगे कॉर्नर प्रॉप। ये जो है आपके कॉर्नर प्रॉप हो गए। अब ये कॉर्नर प्रॉप जैसे ही लगाते हो तो अब आप इसको इस मैनर में लगाओगे, दो सिल्ली रखोगे, उसी तरह से जो स्लीपर, दूसरी स्लीपर होगी इस तरीके से रखी जाएगी। तो ये जो यहां पर इसके ऊपर फिर से एक के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर दूसरा के ऊपर रखते जाओगे और रूप से उसको टाइटन करोगे, तो ये जो है स्लीपर्स, स्लीपर्स हो गई, और ये जो हो गई कॉर्नर प्रॉप हो गई, कॉर्नर पर लग रही है इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्नर प्रॉप हो गई। अगर एक गोफेज लगाए हो तो दूसरा गोफेज फिर से आप यहां पर लगाओगे और ये कॉर्नर प्रॉप लगी रहेगी। इस तरह से पूरी गैलरी की चौड़ाई में जो आपकी गोफेज है, कॉर्नर प्रॉप और स्लीपर लगाओगे, और इसके किनारे में फिर जो है आप स्किन टू स्किन क्या लगाते हो, ब्रेकर प्रॉप लगाते हो, जो कि ब्रेकिंग लाइन प्रोवाइड करता है। तो ये जो है कौन सी प्रॉप हो गई, ब्रेकर प्रॉप हो गई, ब्रेकर प्रॉप। ये अगर डीप है और ये गोफ है, GOAF, तो ये गोफ हो गई, और यहां पर आपने ब्रेकर प्रॉप लगा। ब्रेकर प्रॉप जो है ब्रेकिंग लाइन प्रोवाइड करता है, उसके उस पार जो है गोफ को, रूफ को आप फॉल होने देने के लिए छोड़ देते हो कि जल्दी बढ़ जाए, जो 24 आवर से 48 आवर के बीच में फॉल हो जाती है, और हमारा जो ये वर्किंग फेस है जहां पर आप स्लाइसेस चलाते हो वो सेफ और सुरक्षित रहती है, इन डेंजर नहीं रहती है। तो आपने ये समझा कि गोफ एज पर कॉर्नर प्रॉप जो है कैसे हम लोग लगाते हैं। अब आपके सामने मैं जो स्क्रीन दिखा रहा हूं कि डिप्लेयरिंग 4 साइड्स ऑन स्लीपर एट गो फेज पर आपने लगा दिया। कॉगिंग मेंबर जो है नॉट लेस देन 1.8 मीटर, जो यहां पर आपने कॉग के इस रूप में स्लीपर देखा वो 1.2 मीटर से कम का नहीं होता। कॉर्नर प्रॉप जो इरेक्ट करते हो वो आपको स्लीपर लगाने से पहले आपको कॉर्नर प्रॉप इरेक्ट करना होगा। इंक्लाइन स्लीप पर जो अभी मैं बताया कि कैसे जो है सपोर्ट करते हैं, यहां पर क्रेक स्लिप और लेज जहां पर रहती है वहां पर आप जो सपोर्ट करोगे, कहां पर, क्रैक स्लिप और लेज पर। तो आपको एक प्रश्न पूछ सकता है कि क्रैक स्लिप लेज पर कौन सी सपोर्ट आप जो है चूज करोगे। तो जो क्रैक स्लिप और लेज होती है वहां पर आप ध्यान रखो कि क्रैक स्लिप और लेज पर, क्रैक स्लिप और लेज पर अगर आप सपोर्ट करनी हो तो वहां पर सपोर्ट करने के लिए आप जो है क्रॉस बार का इस्तेमाल करो। रूफ में अगर आपको दिखाई दे रही है तो क्रॉस बार का इस्तेमाल करोगे। अगर ये आपकी गैलरी है, ये गैलरी है और गैलरी का आपका रूफ दिखाई दे रहा है और इस तरीके से स्लिप गया है, ये जो है स्लिप है और ये जो है गैलरी है, तो यहां पर इसको सपोर्ट करने के लिए आप जो है ये क्रॉस बार जो लगाते हो या तो साइड में जो होल करते हो, आप स्लाइड में होल किया आपने 0.5 मीटर का,
इसी तरह से यहां पर भी जो है आप 0.5 मीटर का होल किया और इसमें आप फिर पेनिट्रेट क्या करते हो, मैं उसको दर्शा रहा हूं किससे, रेड पेन से। इस टाइप से आपने किसको पेनिट्रेट किया, एक क्रॉस बार को, तो ठीक दूसरे कॉग को भी जो है आप इस तरीके से पेनिट्रेट करोगे और फिर तीसरे बार को इस तरीके से डालोगे। जब इस तरीके से आप उसमें पेनिट्रेट कर देते हो, ये जो है आपके होल रहती है, जो पॉइंट आप कहते हो कि 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब ये जब आप क्रॉस बार लगा दिए हो, ये जो है हो गई क्या, क्रॉस बार। क्रॉस बार, और इस क्रॉस बार के ऊपर आप जो है स्लीपर्स लगाते हो रूफ को टाइट करने के लिए। तो यहां पर आप जो है एक स्लीपर दोगे, उसी तरह से दूसरी स्लीपर दोगे, इसी तरह से तीसरी स्लीपर दोगे, जिसके बीच का इंटरवल 1 मीटर से कम ही रहेगा, 1 मीटर से अधिक नहीं रहेगा। तो यहां पर जो है आप यहां पर फिर से स्लीपर दोगे, फिर जो है यहां पर स्लीपर दोगे, फिर यहां पर स्लीपर दोगे। इस तरीके से जब आप सपोर्ट करोगे तो पूरा आपका जो स्लिप गया था वो स्लिप जो है क्या हो जाएगी, कवर्ड हो जाएगी और रूफ जो है प्रॉपरली जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो है आपने डाला, क्या डाला है, ये स्लीपर्स, स्लीपर्स फॉर टाइटेनिंग, TIGHTEN, टाइटेनिंग ऑफ रूफ। तो इस तरीके से आपने स्लिप को या इसको आप जो है कॉग के ऊपर भी स्टेबल कर सकते हो, या फिर जो है अपने जो प्रॉप होती है उसके ऊपर भी स्टेबल करके आप जो है ये सपोर्ट कर सकते हो। कहां पर, क्रैक स्लिप या लेज के ऊपर। यहां पर आपने देखा क्रैक स्लिप और लेज के ऊपर। अगर आपकी जो मैं सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, मैं कहूंगा स्टेप प्रॉप्स, स्टेप प्रॉप्स जो आप सपोर्ट करते हो वो प्रॉप कैसी होती है। तो आप ये जो है रूफ है और ये सेक्शन है आपका, सेक्शन यानी कि सामने से देख रहे हो तो वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो इस केस में अगर यहां पर लेज लटकी हुई है, ये आपका पिलर है और इसमें जो है आपकी ये लेज लटकी हुई है, जो आप गिराने के बाद भी जो है नहीं गिर रही है, LEADZE, लेज लटकी हुई है। तो इस केस में जब आप प्रॉप लगाओगे तो ये जो तिरछा प्रॉप लगाते हो इस टाइप से, तो ये जो प्रॉप कहलाएगी आपकी स्टेप प्रॉप्स कहलाएगी, स्टेप प्रॉप जो आपने लगा लिए। अब एक प्रॉप लगाए हो तो इसी के बाजू में दूसरी प्रॉप आप लगाओगे, जो कि इंटरवल जो है उसकी आपकी बताई गई है रेगुलेशन में। तो इसको हम लोग स्टेप प्रॉप्स कहते हैं। देखिए जो स्टेप प्रॉप्स के बारे में बोला गया है अगले पॉइंट में, उसमें क्या कहता है। तो ये जो है आपके सेटिंग ऑफ सपोर्ट्स के बारे में आपको बताया गया है। स्टेप प्रॉप्स नॉट 1 मीटर इंटरवल, उसको 1 मीटर से अधिक इंटरवल पर आप नहीं लगाओगे, यानी कि 1 मीटर के से कम इंटरवल पर भी लगाओ। एक लगाए हो तो उसके बाजू में जो है दूसरी 1 मीटर के इंटरवल से कम में ही लगाओगे। अब यहाँ पर जो गोफ को मैनेज करने के लिए आप या तो केविंग से मैनेज कर रहे हो या सैंड से कर रहे हो, तो सैंड से जब करोगे तो उसके बारे में कहा है कि फुली पैक्ड होनी चाहिए। और जो आप टेस्ट करते हो एंकरेज टेस्टिंग से जो आप टेस्ट करते हो उसमें ये कहा गया है कि जब आप सीमेंट कैप्सूल रूफ बोल्ट करते हो तो आधे घंटे में आपको 2 टन से कम लोड नहीं लेनी चाहिए, और उसी तरह से 2 घंटे बाद करते हो तो वो कहा गया कि 3 टन से कम लोड नहीं लेना चाहिए, और 24 घंटे बाद कहते हो तो वो 8 टन से लोड कम नहीं लेनी चाहिए। तब आप क्या कहोगे कि सपोर्ट जो है किया हुआ प्रॉपर है, सपोर्ट ले रहा है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट में जो है क्या कहा गया, फॉर हाइटेनिंग
यानी कि कोल सीम का थिकनेस यदि 4 मीटर है तो आपका डेवलपमेंट तो 3 मीटर की ही साइज में आप करते हो, लेकिन 1 मीटर की रूफ कोल को जब आप निकालने का कोशिश करते हो डिप्लेरिंग के दौरान में, तो वो रूफ कोल जो आप 1 मीटर का करते हो तो उसके लिए हाइटेनिंग करनी पड़ती है, डीजीएमएस से परमिशन लेनी पड़ती है डिप्लेरिंग वाली रेगुलेशन के तहत। तो उसमें जितने प्रॉप आप लगाए हो या सपोर्ट्स लगाए हो उसमें लॉन्गर प्रॉप को जो है लगाना होगा, ताकि आपको वो सपोर्ट प्रॉपर रूफ का हो सके, रूफ का कंट्रोल हो सके। तो हाइटेनिंग के लिए लॉन्गर प्रॉप का हम लोग लॉन्गर सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब भी ब्लास्टिंग करते हो या कटिंग करते हो तो उस जगह पर आपको नई जो रूफ एक्सपोज होती है, जिसको न्यूली एक्सपोज्ड रूफ कहते हैं, वहां पर टेम्पोररी सपोर्ट लगा करके ही आप डिप्लेरिंग करने ड्रेसिंग करने का काम करोगे। और जब ड्रेसिंग सफिशिएंट हो जाएगी तब जो है परमानेंट सपोर्ट करोगे, उसके बाद जो है आप आगे काम बढ़ाओगे। फ्रेंड्स, यहां पर जो रूफ बोल्ट के संबंध में जो डीजीएमएस में सर्कुलर में निकाली गई है कि उसकी बीयरिंग प्लेट की साइज क्या होती है, उसके रूफ बोल्ट रॉड की साइज क्या होती है, उसके लिए जो होल किया जाता है उसकी साइज क्या होती है, रूफ बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर कंटिन्यूअस माइनर में जो रेजिन कैप्सूल बोल्ट होती है उसका यूज जो बहुत हो रहा है, उसकी स्पेसिफिकेशंस और डायग्राम हम एक क्लास में रूफ बोल्ट के सपोर्ट के संबंध में आपको नेक्स्ट क्लास में बताने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, उसी तरह से पावर सपोर्ट की स्पेसिफिकेशंस और जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। वैसे मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल में वो डली हुई है। हाइड्रोलिक चॉक के बारे में उसमें बताऊंगा फ्रेंड्स। साथ ही जो प्रॉप अलग अलग प्रकार की होती है, फ्रिक्शन प्रॉप होती है, हाइड्रोलिक प्रॉप होती है, उनके बारे में बताऊंगा। तो आप देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है उसको मैं आपको दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? When a prop is set on sand, जब प्रॉप को सैंड पर सेट करते हो on other loose material, then the size, thickness, width, लेंथ ऑफ ए फ्लैट बेस पीस इज नॉट लेस देन। तो उसका जो फ्लैट बेस पीस लगाते हो सैंड पर या लूज ग्राउंड पर, तो उसका जो साइज होती है वो क्या होती है? नॉट लेस देन, उससे किससे कम नहीं होती है। तो ऑप्शन ए जो है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी जो है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी जो है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए तो चांस नहीं लग रहा है, 5 और 25 तो ठीक है, लेकिन 50 सेंटीमीटर का दिया है। 5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, तो ये इसी से कम नहीं होनी चाहिए। तो आंसर बी को आप टिक लगा करके आप आगे बढ़ सकते हो। 5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर दिया फ्रेंड, तो 50 सेंटीमीटर भी बी में जो है विड्थ नहीं होनी चाहिए, थिकनेस तो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर देखोगे तो 6 सेंटीमीटर दी हुई है, 30 सेंटीमीटर दी हुई है, 80 सेंटीमीटर। ये भी आपके रेगुलेशन में पॉइंट इतना मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन नन ऑफ दी एबव कहा है, तो यहाँ पर नन ऑफ दी एबव टिक मत लगाना, न तो आपसे गलती हो जाएगी, क्योंकि रेगुलेशन में कहा है कि 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए विड्थ, और लेंथ जो है 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप अधिक तो रख ही सकते हो, जो नियर अबाउट आंसर